भारतीय जनता पार्टी की कहानी को अगर एक वेब सीरीज की शक्ल में कहा जाए तो सबसे नए सीजन के हीरो नरेंद्र मोदी हैं। 1987 में बीजेपी ने मोदी को अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी। इस जीत के साथ मोदी का एक नया सियासी सफर शुरू हुआ, जो आज उस मकाम पर है जहां बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। दरअसल बीते 10 साल में बीजेपी के काम करने का पूरा रंग ढंग बदल चुका है और पार्टी को अब जीत के सिवाय कुछ मंजूर नहीं। बैठक कोई नहीं थी इसकी। बीजेपी की कहानी में कई ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन इस कहानी का एक किरदार इस वक्त पार्टी की धुरी है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश का कार्यभार संभाला था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से 2024 आते आते गंगा में बहुत पानी बह गया, या कहें देश की राजनीति ने ऐसा घुमावदार मोड़ लिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है, भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम। और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कम से कम चुनावी खेल में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ती दिखने लगी। कांग्रेस को उसके अपने ही डूबता जहाज मानने लगे हैं। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। और जिस जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे बीच में हैं। लेकिन ये कहानी कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की है। 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को पार्टी का कैंपेन इंचार्ज बनाया गया तो उन्होंने प्रचार अभियान को हाईटेक बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने 3D होलोग्राम कैंपेन लॉन्च किया तो सोशल मीडिया कैंपेन को नई धार दी। लगभग 2 दशक तक जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी ट्रैक से उतरी हुई थी, वहां का जिम्मा अमित शाह को सौंप दिया गया। अमित शाह ने बूथ दर बूथ अलग रणनीति बनाई और विजय पताका लहरा दिया। यूपी में बीजेपी ने 71 सीटें जीती और 2014 में कुल 282 सीटें जीतकर खुद अपने बूते सरकार बनाने की हैसियत पाली। ये विजय भी हमारा नहीं है, उन 5 पीढ़ियों की तपस्या का है। ये विजय वर्तमान के उन लाखों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का है। और ये भारतीय जनता पार्टी
संगठन के अधिष्ठान पर चलने वाली पार्टी है। हमारी ताकत संगठन है। हम में से कोई न संगठन से ऊपर है न संगठन से परे हैं। वही हमारे लिए सर्वोपरि है। उस भाव को लेकर के हम आगे की जिम्मेवारियों को निभाएंगे। ये जीत बीजेपी के बरसों पुराने ख्वाब की परिणति थी। वो ख्वाब जिसे पार्टी की स्थापना के साथ भविष्यवाणी करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत अटल बिहारी ने जिस वक्त मुंबई के समुद्र किनारे ये भविष्यवाणी की थी, तब नरेंद्र मोदी बीजेपी में नहीं थे। वो संघ के सदस्य थे। लेकिन 1986-87 में बीजेपी में एंट्री के साथ उन्हें उस अहमदाबाद नगर निगम चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बारे में अहमदाबाद के हिंदू समुदाय में एक कहावत थी कि बीजेपी दिल्ली तो जीत सकती है, लेकिन अहमदाबाद नहीं। अहमदाबाद में मिल्स बहुत थे और उन मिल्स में आपके यूपी, बिहार और बहुत जगह से लोग आते थे। तो लगभग 20 सीट्स ऐसी थी जो कि डोमिनेटेड थी इमिग्रेंट से, जो बाहर से लोग आके और वहां पे बसे हुए हैं। जनरली ये माना गया था कि ये लोग कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के बेस के पार्ट हैं वो। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो 20 सीट जो थी वो बीजेपी के पास आ गई। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने कई चुनावों में बेहद अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन चुनावों में सबसे अहम था 2014 का चुनाव, जब मोदी गुजरात मॉडल का नाम जपते हुए देश की जनता को कांग्रेस राज से मुक्ति की जरूरत बताते थे। अगर आपके मंत्री दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे, अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी होगी, तो गिलास भरा नहीं रह सकता। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। वे नामदार है और मैं कामदार। आज भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं, सेवक की जरूरत है। 2014 की जीत के बाद बीजेपी के विस्तार को अंजाम देने की कोशिश शुरू हुई। इस कड़ी में ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी ऑनलाइन रजिस्टर करने वाले पहले सदस्य बने। दरअसल बहुमत से सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस एजेंडे की बात बरसों बरस से कर रही है, अब उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और कई राज्यों में बीजेपी का भगवा तेजी से लहराया। भारत के नक्शे पर यह तस्वीर जून 2014 की है और ये नक्शा मार्च 2018 का, जब बीजेपी उफान पर थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। दिलचस्प ये कि 2019 में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले और बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी को 303 सीटें मिली और इसमें 224 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए। और 2024 के फाइनल से पहले जिन 5 राज्यों के चुनावों को सेमीफाइनल बताया गया, वहां बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और अब नक्शे पर बीजेपी के लहराते भगवा का ये हाल है। एक वक्त था जब बीजेपी के साथ पार्टी विद डिफरेंस का तमगा था। उस तमगे का किस्सा अलग है, लेकिन आज की सियासी कहानी में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए लड़ती दिखती है। इसीलिए बीजेपी सत्ता में ना होते हुए भी मौका मिलने पर सरकार बनाने की कोशिश करती है और ऐसे राजनेताओं को पार्टी में लाने से नहीं हिचकती जिन्हें पार्टी के नेता कभी जी भरकर कोसा करते थे।
बहरहाल 2024 की लड़ाई शुरू हो चुकी है और बीजेपी के सामने इंडी गठबंधन मैदान में है। इंडी गठबंधन के घटक दलों को समझ आ चुका है कि बीजेपी से लड़ना है तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। ये अलग बात है कि इस समझ के बावजूद सीट बंटवारे का पेच कई जगह ऐसा फंसा कि कई जगह घटक दल एकजुट नहीं हो पाए, जिसका फायदा बीजेपी को होना तय है। हाँ, राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 का खात्मा, सीए का लागू होना और समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ते कदम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी के कोर वोटर का उस पर विश्वास पुख्ता होता है। और इसी विश्वास के बूते बीजेपी अब न केवल 400 पार का नारा दे रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त दिख रहे हैं कि वो तीसरे कार्यकाल का एजेंडा बनाने में लगे हैं। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी से जब जनसंघ अलग हुई तो बीजेपी का गठन हुआ। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने 295 सीटें जीती, जिसमें से 93 सदस्य पहले जनसंघ से जुड़े हुए थे। लेकिन बीजेपी बनने के बाद 1984 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो गया। बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य जीत पाए, और ये भी अटल या आडवाणी जैसे दिग्गज नहीं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। एक ख्वाब आज हकीकत है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, के.आर. मलकानी, वी.के. मल्होत्रा, सुंदरलाल पटवा, जना कृष्णमूर्ति, शांता कुमार, भैरव सिंह शेखावत, विजयराजे सिंधिया जैसे कई दिग्गजों ने एक नया और बड़ा ख्वाब देखा था। और फिर जब 28 से 30 दिसंबर 1980 को मुंबई में सागर किनारे बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस ख्वाब को अपने अंदाज में जाहिर किया तो तालियों से पूरा समता नगर मैदान गूंज उठा। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी ने अपना पहला अध्यक्ष चुना अटल बिहारी वाजपेयी को और रोड मैप के रूप में 5 कमिटमेंट तय हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो गए। ये थे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति समर्पण, सर्वधर्म समभाव, गांधीवादी समाजवाद और मूल्य आधारित राजनीति। उस वक्त बीजेपी के पास जनता पार्टी सरकार का अनुभव था, पुराने जनसंघ कार्यकर्ताओं का समर्थन था और पीठ पर था आरएसएस का हाथ। 1980 में बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी छाप छोड़ने में नाकाम रही थी। अलबत्ता 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में बीजेपी की ऐसी दुर्गति हुई कि उसका सूपड़ा साफ हो गया। पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई और अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। 1984 की हार ने बीजेपी को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। संघ के अंदर कुलबुलाहट शुरू हुई कि अटल बिहारी के रास्ते पर चलकर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। ऐसे में 1986 में थोड़ी कट्टर छवि वाले लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष बने। अयोध्या में ताला खुलने के बीच बीजेपी का एजेंडा साफ होने लगा। इस बीच अटल बिहारी, आडवाणी और देवरस की एक मीटिंग हुई जिसमें इस बात पर चिंतन हुआ कि कांग्रेस से कैसे आगे निकला जाए। देवरस ने राम मंदिर का मुद्दा सुझाया। हालांकि अटल इससे सहमत नहीं थे, लेकिन आडवाणी ने लाइन पकड़ ली। अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बीजेपी दोहरे मोर्चे पर खेल रही थी। शाहबानो प्रकरण, अयोध्या में ताला खुलवाना और बोफोर्स मामले की वजह से कांग्रेस की फजीहत हो रही थी।
ऐसे में बीजेपी एक तरफ संयुक्त विपक्ष का हिस्सा बनी तो दूसरी ओर संघ के उग्र हिंदुत्व का प्रतीक बनी विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक। बीजेपी ने 1989 के चुनाव में 86 सीटें जीती। आडवाणी का कद पार्टी में सबसे बड़ा हो गया। पिछले दरवाजे से संसद जाने वाले आडवाणी 1989 में गांधीनगर सीट से लोकसभा पहुंचे थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो अगर एक बार भी गांधीनगर नहीं आए तो भी चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी और कम्युनिस्टों के बाहरी समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी, लेकिन 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए बने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया। इसका रास्ता कोई हल आपसदारी, समझदारी और प्रेम से निकले, क्योंकि वही इस देश का रास्ता रहा है अपनी समस्याओं को हल करने का। अभी तक इसमें विशेष कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़े। अयोध्या की रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। गुजरात चरण के प्रभारी नरेंद्र मोदी ही थे। आडवाणी जी की यात्रा थी जी, सोमनाथ से अयोध्या। और जब आडवाणी जी सोमनाथ पहुंचे थे तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि साहब ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई पोस्टर्स नहीं थे, बैनर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो इनसे पूछा गया, जो हमें मालूम चला, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, आप पोस्टर्स बैनर्स चाहते हैं या आप यात्रा देखना चाहते हैं। और जब यात्रा वहां पे निकली तो वो जो रिस्पांस था वो इतना जबरदस्त था कि प्रमोद महाजन जी, ये बात तो हमें आडवाणी जी ने बताई है कि प्रमोद महाजन जी ने कहा कि सुनिए, ये गुजरात में जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट है, महाराष्ट्र में आपको ऐसा रिस्पांस नहीं मिलेगा। कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। जिस स्थान पर राम का जन्म हुआ वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है एक भव्य मंदिर बने। बीजेपी के लिए माहौल बनने लगा। इस बीच समस्तीपुर में लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया तो उसकी कीमत वीपी सिंह सरकार को चुकानी पड़ी। बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया।